अगर आप इस एक आदमी को समझ जाएंगे तो आप पूरे जर्मनी को समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि जर्मनी आखिर इतना परेशान क्यों है। Is Germany the new anti-India laboratory? We have taken note of the verdict of first instance against Indian opposition politician Rahul Gandhi, as well as the suspension of his parliamentary mandate. CIA, USAID, डीप स्टेट, ये नाम सब तयशुदा संदर्भ बन चुके हैं, लेकिन इसी शोर में एक देश हर बार चुपचाप निकल जाता है, जर्मनी। नमस्कार महाशीष, आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। साल 2023 में भारत की एक अदालत राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराती है, सजा होती है, कुछ समय के लिए लोकसभा सदस्यता रद्द होती है। अब ये पूरा मामला किसका है? भारत का, भारतीय अदालत, भारतीय कानून। लेकिन इस पर सबसे पहले बयान कौन देता है? जर्मनी। जर्मन विदेश मंत्रालय कहता है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं होगा। अब यहीं पर जरा रुक कर सोचिए, सवाल ये नहीं है कि उनका बयान आया, सवाल ये है कि जर्मनी को क्यों लगा कि उसे इस मामले में कूदना चाहिए। यहीं से आज की पूरी कहानी शुरू होती है, जिसे हम हमेशा लगभग नजरअंदाज करते रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका के अलावा अगर किसी विदेशी ताकत ने भारत के लिए हिंदी, उर्दू, स्पेस को ध्यान में रखकर काम शुरू किया तो ना रूस था, ना फ्रांस, वो देश था जर्मनी। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं DW न्यूज की बात कर रहा हूँ। भारत में जब भी रेजिम चेंज, विदेशी दखल या नैरेटिव वॉर की बात होती है तो उंगली सीधे अमेरिका की ओर उठती है। CIA, USAID, डीप स्टेट, ये नाम सब तयशुदा संदर्भ बन चुके हैं और कॉमन बातचीत का हमारा हिस्सा भी बन गए हैं। लेकिन इसी शोर में एक देश हर बार चुपचाप निकल जाता है, जर्मनी। DW कोई नया डिजिटल खिलाड़ी नहीं है। 2024 में उसके हिंदी उर्दू प्लेटफॉर्म को भारत में 60 साल पूरे हो गए। जर्मनी के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला है DW न्यूज। इसका अगर आप भारत में कवरेज देखेंगे तो उसमें एक साफ पैटर्न दिखता है। PM मोदी, भारतीय मीडिया और यहाँ का बहुसंख्यक समाज, इन पर इसने लगातार निशाना किया। कोविड के दौरान लिखा कि आउट ऑफ कंट्रोल है इंडिया। कश्मीर में सुरक्षा बलों को ऑक्यूपाइंग फोर्सेज लिखता है और अलगाववादी स्वरों को मंच देता है। ये सब DW न्यूज के डिजिटल दुष्प्रचार की कहानी है। BBC का भारत में नेटवर्क कॉमनवेल्थ इतिहास से समझ आता है, लेकिन DW की इतनी गहरी और लंबी पैठ कोई संयोग नहीं हो सकती। ये जर्मनी की नई सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जो शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे नैरेटिव सेट करती है, उसे हमारे समाज में इंजेक्ट करती है। हमने मान लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी खत्म हो गया, बस एक ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, या फिर ये कही कि अब वो सिर्फ फूका हुआ कारतूस रह गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ देर के झटके से उबरकर जर्मनी हाशिए पर कभी गया ही नहीं। और ये वापसी टैंक लेकर के नहीं की उसने, ये वापसी हुई संस्थाओं, नैतिकता और लोकतंत्र की भाषा के जरिए। तो सवाल आता है कि पुराना जर्मनी क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने एक लाइन पकड़ी, वांडल durch Handel, मतलब व्यापार के जरिए बदलाव। ना ज्यादा राजनीति, ना ज्यादा नैतिक उपदेश, बस इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट पावर। लेकिन ये जर्मन का पहला फेज था। अब जर्मनी सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं रहना चाहता, अब वो खुद को एक मोरल सुपर पावर के रूप में पेश करना चाहता है, जो दुनिया को बताए कि लोकतंत्र कैसा होता है, मानवाधिकार कैसे दिखते हैं और आजादी की सही परिभाषा क्या है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहीं से दिक्कत शुरू होती है, क्योंकि जब आप खुद को नैतिक निर्णायक मान लेते हैं तो दूसरे देशों की संप्रभुता आपको समस्या लगने लगती है। और भारत, जो अपने लोकतंत्र के लिए वेस्टर्न सर्टिफिकेट नहीं चाहता है, स्वाभाविक रूप से वहां टकराव का मैदान बन जाता है। जर्मनी की कहानी में नाजी अतीत है और यहूदियों का नरसंहार है। जर्मनी इस तरह से दशकों तक अपराध बोध में जिया, जिसे एक तरह से गिल्ट कह सकते हैं, और इस अपराध बोध से निकलने का रास्ता उसने मोरल रिब्रांडिंग के थ्रू चुना। खुद को दुनिया का नैतिक शिक्षक बना लो, लेकिन जर्मनी का यही प्रायश्चित, यही गिल्ट धीरे धीरे दखल बनता चला गया। उसका नतीजा भारत जैसे देशों के लोकतंत्र को सुधारने की जिद में नजर भी आता है। एक तरफ अमेरिका है, वो खुले ऑपरेशन करता है, तख्ता पलट करता है, युद्ध करता है। दूसरी तरफ जर्मनी है, जो शांत सलीके वाला है और संस्थागत है। NGOs, एकेडमिक्स, मीडिया, फाउंडेशन, यानी कोई टैंक नहीं, कोई मिसाइल नहीं, सिर्फ विचार और आइडियोलॉजी। यही वजह है कि जर्मनी दिखता कम है, लेकिन धरातल पर वो गहराई में ज्यादा घुसा होता है। इस तरह से इसने भारत में अपने गेम के कुछ फ्रंट्स तैयार किए और आज भारत में जर्मनी का खेल कई चेहरों में दिखता है, जैसे सिविल सोसाइटी, अकादमिक नेटवर्क, मीडिया और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग का फ्रेम। सबके चेहरे अलग हैं, लेकिन दिशा सबकी एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का ध्यान जर्मनी के इन तरीकों पर कभी गया ही नहीं।
ऑप इंडिया ने जब CSDS पर रिसर्च की थी तो हमने बताया था कि CSDS जैसी संस्थाओं के पीछे जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भूमिका बहुत गहरी है। हमारे इस रिसर्च पेपर में आप पढ़ भी सकते हैं कि जर्मनी अपनी संस्थाओं को उन देशों में सक्रिय होने के लिए फंडिंग दे रहा है जहां उसने मान लिया कि लोकतंत्र खतरे में है, यानी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग वाली लाइन। इसी से आप समझ सकते हैं क्यों जर्मन विदेश मंत्रालय अब भारत के लीगल मामलों पर भी बयानबाजी करने में झिझकता नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला था या मणिपुर की हिंसा की घटना, ये केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, ये जर्मनी की नई फॉरेन पॉलिसी का एग्जीक्यूशन था जो मानती है कि मानवाधिकारों की रक्षा देश की अपनी संप्रभुता से भी ऊपर है। कभी चर्च आगे आती है, कभी कोई फाउंडेशन, कभी स्कैंडिनेवियन देशों के कवर, और इन सब का मकसद क्या होता है? ऐसी सिविल सोसाइटी को प्लांट करना जो हर बड़े भारतीय प्रोजेक्ट के सामने नैतिक आपत्ति बन जाए। इनके आधार पर आपको राहुल गांधी की जर्मनी यात्राएं समझने में समस्या नहीं हुई। आजकल वो जर्मनी के हर्टी स्कूल ऑफ गवर्नेंस में लेक्चर दे रहे थे, एक ऐसा संस्थान जिसका इतिहास ही नाजी अतीत के प्रायश्चित यानी गिल्ट से जुड़ा हुआ है। जो ये हर्टी स्कूल है, इसे बनाया हर्टी फाउंडेशन ने। वो असल में 19वीं सदी के एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से आया, लेकिन नाजी दौर में इस यहूदी टिट्स फैमिली की संपत्ति को आर्यीकरण के नाम पर, आर्यनाइजेशन के नाम पर उनसे छीन लिया गया था और इससे बना था हर्टी फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन प्रायश्चित के तौर पर लोकतंत्र को मजबूत करने यानी स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी के लिए भारी पैसा लगाता है। देखने में अच्छा भी लगता है कि ये तो बढ़िया बात हो सकती है, लेकिन ये गिल्ट, ये प्रायश्चित अब दूसरे देशों के लोकतंत्र में दखल डालने का बहाना बन गया है, जैसे भारत जैसे देशों की राजनीति में अपनी पॉलिसी और आइडियोलॉजी को थोपना। आज जर्मनी का यही प्रायश्चित भारत जैसे देशों की राजनीति में दखल का औजार बना हुआ है। और जब राहुल गांधी वहां खड़े होकर कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो रहा है इंडिया में, पीपुल विल फाइट ईच अदर, भारत में गृह युद्ध की संभावना है, तो ये सिर्फ भाषण नहीं होते हैं, वास्तव में नैरेटिव एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। और इस नैरेटिव एक्सपोर्ट करने का असली इंजन है KAS। KAS इस कहानी का सबसे अहम किरदार है। KAS यानी कॉनराड आडेनाउर स्टिफ्टोंग। ये कोई न्यूट्रल NGO नहीं है, ये CDU की वैचारिक मशीन है। इसमें कॉनराड की ईसाई नैतिकता का खाद पानी लगा हुआ है, पश्चिमी वर्चस्व है। KAS उसी सोच का एक्सटेंशन है। KAS खुद अपनी वेबसाइट पर साफ साफ लिखता है कि ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU से पॉलिटिकली एफिलिएटेड है। इसमें कोई पर्दा नहीं है, उसको ये छुपाने में कोई दिक्कत भी नहीं है और इसमें हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि CDU और KAS इन दोनों के पीछे जो दिमाग था वो वैचारिक आत्मा थी, वो नाम था कॉनराड आडेनाउर का। कॉनराड आडेनाउर, अगर आप इस एक आदमी को समझ जाएंगे तो आप पूरे जर्मनी को समझ जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि जर्मनी आखिर इतना परेशान क्यों है। कॉनराड कोई मामूली नेता नहीं थे, वो पश्चिमी जर्मनी के चांसलर थे, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद जर्मनी को दोबारा खड़ा करने वाला चेहरा। एक ऐसा नेता जिसने खंडहरों से उठ करके जर्मनी को फिर से पश्चिमी दुनिया की मुख्यधारा में ला करके खड़ा किया। इस आदमी ने जर्मनी को अकेला नहीं छोड़ा। And I went, he greeted me, big tall giant of a man, the man that had almost single-handedly brought democracy back to Germany after the war. उन्होंने जर्मनी को अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के साथ जोड़ा, नाटो में शामिल करवाया और यूरोपीय एकीकरण की नींव रखी, जिसकी शुरुआत यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से हुई थी। लेकिन ये अब सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं थी, इसके पीछे था एक मास्टर प्लान। कॉनराड एक कट्टर रोमन कैथोलिक थे, पूरी जिंदगी बाइबल पढ़ते रहे और ईसाई सोच को राजनीति से अलग मानने को तैयार नहीं थे। उनका साफ मानना था कि बिना ईसाई सामाजिक नैतिकता के कोई भी समाज स्वस्थ नहीं रह सकता। उनके लिए यूरोप सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन था, और अगर उस सभ्यता से ईसाई मूल्य निकाल दिए गए तो कॉनराड का मानना था कि यूरोप खोखला हो जाएगा। He said, if Christ is not alive, there is no hope that I can see that civilization can be saved. इसीलिए कॉनराड की नजर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया की असली लड़ाई थी ईसाई सभ्यता बनाम मार्क्सवाद। ये कम्युनिज्म को नाजीवाद जितना ही खतरनाक मानते थे, सोवियत संघ यानी USSR उन्हें आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा लगता था। यही सोच उन्हें नाटो तक ले गई और यही सोच उन्हें अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी तक भी लेकर के गई, और इसी सोच से जन्म हुआ CDU यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन का। CDU कोई सामान्य राजनीतिक पार्टी नहीं थी। कॉनराड ने इसे जानबूझ करके इस तरह से बनाया कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो सदियों से बंटे हुए थे एक साथ आ सकें और ईसाई सिद्धांतों, ईसाई मूल्यों पर आधारित राजनीति कर सकें। उनका मानना था कि राजनीति को ईसाई नैतिकता से चलना चाहिए। कॉनराड की पर्सनल लाइफ देखें तो वो पेशे से लॉयर थे। 1917 में कोलोन के मेयर बने, लेकिन 1933 में नाजी सत्ता में आए और उन्हें पद से हटा दिया गया। नाजी शासन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1944 की बात है, जब हिटलर की हत्या की कोशिश के बाद गेस्टापो ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया था। यह गेस्टापो नाजियों की सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी।
युद्ध के बाद वही व्यक्ति राइनलैंड की ईसाई लोकतांत्रिक दल का अध्यक्ष बना, फिर ब्रिटिश जोन के सीडीओ का अध्यक्ष, फिर पार्लियामेंट्री काउंसिल का राष्ट्रपति और आखिरकार पश्चिम जर्मनी का चांसलर। 20 दिसंबर 1955 को सीडीओ से जुड़े प्रमुख नेताओं ने एक संस्था बनाई, सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एजुकेशनल वर्क। मकसद साफ था, ईसाई लोकतांत्रिक विचारधारा को शिक्षा, रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए फैलाना। और 1964 में जर्मनी के पहले चांसलर के सम्मान में इसी संस्था का नाम बदल करके कॉनराड आडेनोवर स्टिफ्टुंग रख दिया गया, यानी KAS। ये कोई न्यूट्रल थिंक टैंक नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सीडीओ की वैचारिक विरासत है। कॉनराड की सोच का संस्थागत विस्तार ही KAS थी। आज यही KAS भारत में भी सक्रिय है, CSDS जैसी संस्थाओं को फंडिंग देती है। इन संस्थाओं के जरिए भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं, बहुसंख्यक समाज को टारगेट किया जाता है और संप्रभुता को कमजोर करने वाला नैरेटिव गढ़ा जाता है। साल 2016 से अब तक KAS ने CSDS को 2.6 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग दी है। KAS कैसे काम करता है ये देखना और भी दिलचस्प है। अगर आप कागजों में देखेंगे तो ये रिसर्च, स्कॉलरशिप के लिए काम करता है, लेकिन धरातल पर ये क्या करता है? युवाओं को ट्रेन करना, पॉलिसी नैरेटिव बनाना, मीडिया और एकेडमिक नेटवर्क खड़ा करना। इस सबसे कोई सरकार नहीं गिरती है, लेकिन समाज की सोच बदल जाती है। और आज सरकारें आइडिया और उस आइडिया के डिजिटल वैचारिक इंजेक्शन से ही गिरती हैं। आज KAS 120 से ज्यादा देशों में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट चला रहा है, और यही वजह है कि इसे हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी। इसी का एक उदाहरण देखिए, जहां UAE के मानवाधिकार रिपोर्ट्स में KAS पर ऑपरेटिंग इलीगली जैसे आरोपों का जिक्र मिलता है। मतलब दुनिया को लोकतंत्र सिखाने का दावा करने वाली यह संस्था खुद स्थानीय कानूनों के दायरे से बाहर काम करती है। और यह सिर्फ किसी एक ही देश की कहानी नहीं। केस के इसी फ्रेम में भारत के मामलों पर जर्मनी के बयान आते हैं, चाहे केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, मणिपुर हिंसा पर जर्मनी का कूदना हो। जर्मनी ने अपनी विदेश नीतियों के सहारे मानवाधिकार को संप्रभुता से ऊपर रखने की सोच को भारत पर थोपने की कोशिश कई बार की है। KAS जैसे संगठन सीधे सरकार गिराने नहीं आते हैं, वो संविधान नहीं तोड़ते हैं, वो टैंक नहीं भेजते हैं, वो विचार भेजते हैं, वो नेटवर्क भेजते हैं और नैरेटिव गढ़ते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि KAS ने राजनीति में दिलचस्पी बेकार ही नहीं ली थी। उनका मकसद था जर्मनी के मूल्यों और उसके मॉडल वाले ईसाई लोकतंत्र को दुनिया भर में फैलाना। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका अपनी सोच को फैलाने के लिए US एड का इस्तेमाल करता है। फर्क बस इतना सा है कि US एड अमेरिकी रास्ता दिखाता है और KAS यूरोपीय या स्पेशली जर्मन रास्ता। KAS दुनिया के देशों को यूरोपियन यूनियन के रास्ते पे चलने के लिए तैयार करती है, जबकि US एड ज्यादातर अमेरिकी मॉडल और उसकी पॉलिसी को ही आगे बढ़ाती है। इसलिए जब दोनों संस्थाएं एक ही देश में काम करती हैं तो टकराव भी पैदा होता है। KAS चाहती है कि देश यूरोप से जुड़े और US एड चाहती है कि देश अमेरिका के अनुसार चले। इसी दबदबे को कायम रखने के लिए जर्मनी ने भारत को लेकर के बड़ी बड़ी घटनाओं पर अलग अलग रुख भी अपनाए। जब भारत ने 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त किया तो पश्चिमी जर्मनी ने इसकी निंदा की, क्योंकि वह नाटो के साथ था और पुर्तगाल उसका सहयोगी था। साल 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को मुक्ति के लिए पाकिस्तान से युद्ध किया तो जर्मनी ने शुरुआत में इसकी आलोचना की। परमाणु परीक्षणों के मामले में जर्मनी भारत के लिए सख्त ही रहा। 1974 के पहले परीक्षण पर और खासकर 1998 के दूसरे पोखरण परीक्षण पर जर्मनी ने सहायता रोक दी और भारत को परमाणु संधि यानी NPT में शामिल होने के लिए दबाव डाला। जर्मनी की स्ट्रेटजी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर भी हैं, जिसे आप स्टिफ्टुंग मॉडल में देख सकते हैं। जर्मनी की राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी चीज है ये स्टिफ्टुंग, यानी राजनीतिक फाउंडेशंस। ये सीधे सीधे राजनीतिक पार्टियों से जुड़ती हैं, लेकिन पैसा जर्मन स्टेट से लेती हैं और फिर दुनिया भर में निकल पड़ती हैं लोकतंत्र सिखाने। भारत में इन फाउंडेशंस की एक्टिविटीज पर होम मिनिस्ट्री ने कई बार सख्त रुख भी अपनाया है, जिसकी वजह साफ है, जमीन पर इनका पैटर्न एक जैसा दिखता है। जैसे NGO को फंडिंग, जो PIL के जरिए विकास परियोजनाओं को रोकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अड़चने डालते हैं और सरकार की नीतियों को अदालतों में उलझाए रखते हैं। और इसी प्रोसेस में CPR और ऑक्सफॉर्म इंडिया जैसे संगठनों के FCRA लाइसेंस रद्द भी हुए थे। 3 फाउंडेशन, 3 पार्टियां, लेकिन तीनों की दिशा एक ही है। इसमें पहला नाम है फ्रीडरिश एबर्ट स्टिफ्टुंग यानी FES। ये जर्मनी की SPD से जुड़ी हुई है। FES उन NGOs को फंड करती है जो लेबर राइट्स के नाम पर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट खड़ा करते हैं और विकास परियोजनाओं का विरोध करते हैं। 2022 में FES की एक रिपोर्ट में भारत को ऑथोरिटेरियन रिजीम के साथ खड़ा कर दिया गया और काउ विजिलेंस जैसे शब्द इस्तेमाल किए। दूसरा नाम आता है हाइनरिश बॉयल स्टिफ्टुंग यानी HBS, और ये जर्मनी की ग्रीन पार्टी से जुड़ी हुई है। भारत को लेकर के यही HBS सबसे आक्रामक दिखती है, चाहे कोयला हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, अडानी के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हों, यहाँ तक कि आरोग्य सेतु ऐप, हर जगह इनकी आपत्ति नजर आती है।
और जब एजेंसियां मनी ट्रेल देखती हैं तो कई बार इनका सिरा सीधा जर्मन फाउंडेशन तक ही पहुंचता है। तीसरा है KS। ये CDU से जुड़ी संस्था है और इसका फोकस है यूथ, पॉलिसी मेकर्स और अकादमिक सर्कल, सर्वे, फेलोशिप और प्रोग्राम जो सरकार विरोधी एनार्की को वैचारिक शक्ल देते हैं। मीडिया, रिसर्च और ट्रेनिंग, ये KS तीनों काम एक साथ करती है। इसी लाइन पर जर्मनी की फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी आती है, जिसे जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने महिलाओं और समानता के नाम पर पेश किया था। लेकिन भारत के मामले में यही नीति दखल का हथियार बनती दिखती है। कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ खड़े होकर UN दखल की बात, मणिपुर को हिंदू बनाम ईसाई फ्रेम में दिखाना और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बयान देकर के इसने भारत की रेड लाइन बार बार क्रॉस की है। जर्मनी ने भारत में डिजिटल युद्ध के लिए और भी फ्रंट्स तैयार किए हैं, जिनमें मीडिया और सोशल मीडिया का बड़ा रोल दिखता है, जैसे कि हमने दशकों पुराने DW मीडिया के बारे में आपको शुरुआत में बताया था। आज द कारवां जैसे शार्प शूटर तो KS के मीडिया प्रोग्राम नेटवर्क का हिस्सा हैं ही, लेकिन जर्मनी बदलते दौर में भी अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत एक्टिव है और जरूरत के हिसाब से वो अपनी पैकेजिंग भी बदलता रहता है। इसी का एग्जाम्पल वो जर्मन शेफर्ड हैं जो एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए जर्मनी में छोड़े हुए हैं। एंगेजमेंट फार्मिंग से एक नाम याद आता है, ध्रुव राठी का, जिसे कोई नहीं जानता था। वो अचानक से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले BBC में दिखने लगा, NDTV जैसे न्यूज चैनल्स पे बैठने लगा, कास्ट, रिजर्वेशन, गंगा नदी, इलेक्शन, EVM जैसे सेंसिटिव इश्यूज पे बात करने लगा और यूट्यूब पर ये पॉपुलर भी हो जाता है। ध्रुव राठी नाम का एंगेजमेंट फार्मर। और आज यही जर्मनी भारत विरोधी डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के लिए सुरक्षित बंदरगाह बन रखा है। सख्त प्राइवेसी और फ्री स्पीच लॉ जो हैं उनके, वो उन्हें भारतीय कानूनी कार्रवाई से बचाते भी हैं। मल्टीपोलर दुनिया में जर्मनी अपनी खोई हुई ताकत फिर से हासिल करना चाहता है, लेकिन सेना से नहीं, और यही उसकी नॉर्मेटिव पावर है। जर्मनी यह तय करने की शक्ति अपने पास रखना चाहता है कि कौन लोकतांत्रिक है और कौन नहीं। भारत एक आर्थिक साझेदार तो है, लेकिन जर्मनी का पॉलिटिशियन और वहां का एलीट भारत की सिविलाइजेशनल स्टेट के रूप में वापसी से सहजता से स्वीकार करने की कंडीशन में खुद को नहीं पाता है, और अब ये इसी कारण से अधिक आक्रामक हो रहा है। और दूसरा कारण ये है कि टॉप 3 इकोनॉमी की दौड़ में अगर किसी को पीछे छोड़ा जा सकता है तो वो अभी जर्मनी है। क्या हम इस खेल को पहचान रहे हैं कि आज की जंग बॉर्डर पर नहीं बल्कि संस्थाओं, विचारों और नैरेटिव से लड़ी जा रही है। ऑप इंडिया की इन सभी पर नजर बनी हुई है और इसीलिए हम CSDS की तरह ही जर्मनी के बाकी के इन फ्रंट्स पर भी जल्दी ही एक बड़ी और विस्तृत रिसर्च लेकर के आएंगे, ताकि इस पूरे नेक्सस की बारीकियां और इनकी मोडस ऑपरेंडाई को हम आपके सामने रख सकें और आप भी इनसे वाकिफ हो सकें। देखते रहिए ऑप इंडिया। धन्यवाद।